जी, आसिफ, अजहर, महमूना, मुबारका, सना, इकबाल, उमैर, परीनाज, शिराज, एनीथिंग, कोई चीज जो समझ में नहीं है या कोई चीज जो क्वेश्चन तुम लोग करना चाहो। जी सर ये एचआर प्रैक्टिस के अंदर ये जो रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है ये हाँ, इसका मतलब क्या होता है? हायरिंग, जो बंदे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर हो रहे होते हैं, जो बंदे ठीक। ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट हो रहे होते हैं, उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। जी, इसके अलावा बाकी क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है, ओके, चलो ठीक है, सही है। अब हम आगे आते हैं और आगे आके हम मजीद फर्दर आगे जो है वो अब आगे हम जनरली जो चीज हमने बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस की, अब हम उसकी थोड़ी थोड़ी जो है वो फिजिकल डिस्क्रिप्शंस को भी देख लेते हैं और फिजिकल डिस्क्रिप्शंस देख के हम उसको जो है वो वर्कआउट कर लेते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू अजहर। ओके जी, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन का या एचआरएम का स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में क्या लिंक होता है, ये हम सारी के सारी चीजें पीछे हमने जो है वो डिफाइन कर ली। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन के अंदर या स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर जो एचआर का लिंक है वो ये है कि एचआर बेसिकली आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर एक सवाल का जवाब देता है, वो है विद व्हाट विल वी कंप्लीट, किन चीजों के साथ हम अपना काम कंप्लीट करेंगे या कौन कौन सी रिसोर्सेज के साथ हम अपना काम कंप्लीट करेंगे। इस सवाल का जो जवाब होता है वो हमारे पास जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में वो एचआर देता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में इस सवाल का जवाब देना क्यों जरूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हम डिफाइन कर रहे होते हैं या रिसोर्सेज जो हम एलोकेट कर रहे होते हैं या रिसोर्सेज जो हम अलॉट कर रहे होते हैं वो यहीं से हम अलॉट कर रहे होते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इफेक्टिव टीम के लिहाज से बात करें, कॉस्ट एफिशिएंसी के लिहाज से बात करें, गेन्स के लिहाज से बात करें, तो हमारे पास टोटली जो लीड कर रही होती है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही लीड कर रही होती है। ठीक है, इसके बाद जब हम दूसरी तरफ एक और चीज बात करें वो ये बात करें कि हमारे पास तमाम के तमाम जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल लोग हैं, उन तमाम के तमाम लोगों के साथ जो है राइट स्किल राइट जॉब की जो कॉन्टेक्स्ट है या राइट स्किल राइट रोल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील कर रहा होता है। लाइक और जॉब डिस्क्रिप्शन ह्यूमन रिसोर्स, जॉब एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स के पास का पार्ट है, जॉब डिजाइन ह्यूमन रिसोर्स के पार्ट का पार्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें जॉब फॉर्मुलेशन के अंदर आपको हेल्प आउट कर रही होती है और हेल्प आउट करके हम जो है उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला जो काम चल रहा होता है या अगला जो हम देख रहे होते हैं वो हमारे पास होता है लिंकेजेस का। अगर आप ये देखो तो हमारे पास जो है वो ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिंकेजेस है। अब लिंकेजेस का क्या मतलब होता है, देखो हर प्रोसेस दो तरीकों से चल रहा होता है, एक वन वे प्रोसेस होता है, एक टू वे प्रोसेस होता है। हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर कौन से एरियाज वन वे हैं, ह्यूमन रिसोर्स और एचआर के अंदर कौन से एरियाज टू वे हैं। ठीक है, अब जब हम इस टोटल के टोटल को देखते हैं तो हमें ये चीज पता चलती है कि हमारे पास, एक मिनट रुको, मेरे पास रूम में कौन शो हो रहा है, रूम में तो मेरे पास कोई शो नहीं हो रहा, तो फिर ये मुझे क्यों कह रहा है कि आपके रूम में बंदे बैठे हुए, कोई नहीं। ओके, ये हमारे पास बेसिकली एचआर के लिंकेजेस को शो करता है, ये बेसिकली हमारे पास एचआर के लिंकेज को जो है वर्क कर रहा है कि हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे पास स्ट्रेटेजिक का और ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन का कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो कुछ फंक्शंस में कुछ एरियाज में हमारे पास वन वे लिंकेज बनता है, कुछ जगहों पे हमारे पास टू वे लिंकेज बनता है और कुछ जगहों पे हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फंक्शन इंटर रिलेटेड है। अब ये कहाँ कहाँ चल रहा होता है, जब हम विजन और मिशन की बात करते हैं तो हमारा वन वे लिंक होता है, मतलब विजन और मिशन जो डिफाइन करता है वो हमारे पास एचआर को डायरेक्ट डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, जब हम स्वॉट की बात करते हैं, जब हम स्वॉट कर रहे होते हैं तो हमारा टू वे लिंकेज होता है, तो हमारा एचआर फंक्शन हमें बता रहा होता है कि हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को किस तरीके से लेके चलना है। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में हमारा एचआर और हमारा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंट फॉर्मुलेशन, वो दो या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम जिसे कहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेडली काम कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेडली काम कर रहे होते हैं, जो कि रिजल्ट करता है हमारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, आपके हमारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में। ये हमारे पास वही चीज बता रहा है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमारा जो है वो वन वे होता है जिसमें विजन और मिशन आता है। स्ट्रेटेजिक टू वे प्लान की जब हम बात करते हैं तो स्वॉट की बात करते हैं कि स्वॉट हमारे पास, और इंटर लिंकेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट होता है।
ये हमारे पास स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है, या ये हमारे पास स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन का पूरा के पूरा एरिया है। जब हम वन वे की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ विजन और मिशन पे हमारे पास वन वे लिंकेज होता है। एक मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट, मैं साथ साथ आप लोगों के लेक्चर्स भी जो है वो करके दे रहा होता हूँ। आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं, कोई ऐसा लेक्चर तो नहीं है जो अभी तक आपको नहीं मिला। आपको यूट्यूब के सारे लिंक्स मिल रहे हैं? जी सर, सब मिल रहे हैं। सब मिल रहे हैं, चलो अच्छी बात है। हमारे पास चौथा लेक्चर आज है। प्रिंसिपली पांचवा होना चाहिए था, लेकिन चौथा आज है, तो चौथे के भी मैं सारी के सारी आपकी जो है वो लेक्चर्स बना रहा हूँ, और साथ साथ आपको मैं जो है आपकी मैनेजमेंट को शेयर करते हैं ताकि वो आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं ना, ताकि आप लोगों के लिए बाद में मसला ना बने। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन का एरिया होता है। इसमें हमने सारी के सारी चीजें डील कर ली, और फिर उसके बाद हमारे पास अगला एरिया होता है स्वॉट की बात कर ली हमने, स्वॉट के अंदर देख लिया। अब आ जाते हैं हम असल चीज के ऊपर। हमने वन वे लिंक देख लिया, हमने टू वे लिंक देख लिया, ठीक है, हमने इंडिपेंडेंटली काम करते हुए देख लिया। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इंटीग्रेशन है। जब हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम इंटीग्रेट करके इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास 3M के नाम से जो है कंपनीज है। 3M बेसिकली 3M के नाम से एक कंपनी जो हमारे पास जो है वो क्रिएट हुई है, और ये कंपनी हमारे पास जो है वो अपने एथिकल, इसको दुनिया की सबसे एथिकल कंपनीज कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या कंपनी का एथिकल होना कंपनी को कंपैटिटिव एडवांटेज देता है? कंपैटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी कहला रहा होता है कुछ जगहों पे। क्या एथिकल होना कंपनी को कंपैटिटिव एडवांटेज देता है? यस या नो? अगर देता है तो क्यों देता है, अगर नहीं देता तो क्यों नहीं देता? यू हैव गॉट 4 मिनट्स, 36 हो रहे, 40 के ऊपर एवरी वन ऑफ यू विल राइट 2 लाइन्स ऑन इट, यानी देता है इफ यस वाई, नहीं देता नो वाई नॉट। आपके पास 4 मिनट है, ये पढ़ो, आंसर लिखो, देन आई विल आस्क ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जिसको जो टाइप करेगा, यानी कि जो जो टाइप करे इसमें जो है वो टाइप करके मुझे रिस्पॉन्स करेगा, वो बेशक अपना जवाब सीधा सीधा मुझे टाइप मैसेज के ऊपर ही लिख दे, उसको पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है। यस या नो लिखो, यस या नो लिख के नीचे आंसर टाइप कर दे। तो दिस इज योर केस स्टडी। सवाल यह है कि क्या एथिकल होना कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज देता है? यस तो क्यों, वाई तो क्यों नहीं? 3 मिनट है आपके पास, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिन लोगों ने मुझे लिख के जवाब दे रहे हैं वो डायरेक्ट चैट मैसेज के ऊपर मुझे जवाब दे रहे हैं, और फिर हम सबसे, मैं इंडिविजुअली सबसे पूछता हूँ। स्टार्ट।
अजहर मुबारका बेटा, यस का रीजन भी तो बताओ, रीजन भी तो बताना है। अजहर बेटा, आपका रीजन, आपका आंसर यस का।
ओके जी, पढ़ लिया सबने? चलो मेरे पास कुछ जवाब आ गए, मैं उन जवाबों को जो है वो हम रीड कर लेते हैं। मेरे पास एक जवाब आया है मुबारका की तरफ से। मुबारका कहती है यस बिकॉज इट्स कोड ऑफ कंडक्ट, बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट्स वैल्यू दैट गिव्स इट अ कंपेटिटिव एडवांटेज। मुबारका क्यों देती है, यही तो सवाल था कि कंपेटिटिव एडवांटेज देती क्यों है। ओके चलो, इरफान यस बिकॉज इट हैज आल्सो हेल्प टू शिफ्ट द अटेंशन ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम टेक्निकलिटीज ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस टू सब्सटेंशियल इशू इफेक्टिव द वेलबींग ऑफ एंजॉय। ठीक है। मासूमा yes it promotes trust of customer and improve quality of product by, ठीक है। परीना सर मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने असाइनमेंट दिया हुआ था। कस्टमर डिस्प्लेइंग हाई लेवल ऑफ मोरल स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा yes ethics provide strong relationship and good performance in 3M, ठीक है। फुरकान कहते हैं yes because it can attract customer loyalty and, ठीक है। देखो तुम सब लोगों ने अल्टीमेटली मोर और लेस एक ही बात की है कि जी कंपनी के एथिक्स अच्छे होंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, कंपनी की जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंपनी के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अग्रीड। लेकिन बीइंग एचआर के लिहाज से अगर हम बात करें या एचआर कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी एथिकल वैल्यूज होती है या जो आपके एथिक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मोस्ट सिग्निफिकेंटली जो आपको जहां कंट्रीब्यूट करते हैं या मोस्ट सिग्निफिकेंटली वो जहां पे इंपैक्ट करते हैं वो ये है कि आपकी कंपनी का मोटिवेशन लेवल, आपकी कंपनी का सेटिस्फैक्शन लेवल, आपकी कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, इसके ऊपर ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि कितने एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने कम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही फायदा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतनी ही अच्छी बात है। क्योंकि जितने लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन से कम छोड़ के जाएंगे उतने ही लोगों का एक्सपीरियंस आप ज्यादा एक्वायर करेंगे, और जब उनका एक्सपीरियंस ज्यादा एक्वायर करेंगे तो उसके एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आपके प्रोसेस बेहतर होते हैं, आपके प्रोसेस बेहतर होते हैं तो आप बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें सीख भी लेते हैं और बहुत सारी चीजें एक्वायर भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं और आगे आके देखते हैं तो हमारे पास ये कंपनीज का जनरल एक स्वॉट इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है या स्वॉट एनालिसिस जो दिया हुआ है कि स्वॉट एनालिसिस आपका जो गूगल का इन्होंने जो है वो एक आपके साथ शेयर किया हुआ है कि क्या क्या हो सकता है। जी मुबारक, बिल्कुल आपने सही कहा, यही सारी के सारी चीजें जो है वो बेसिकली एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को लीड कर रही होती है। कंपनीज के लिहाज से बात कर ले, अमूमन सवाल पूछे जाते हैं कि जी कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या क्या होती है। स्ट्रेंथ्स के लिहाज से बात करें तो वो इंटरनल होते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपकी लिक्विडिटी, लाइक आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, आप इजीली जो है कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हैं। आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है आप कम टाइम के अंदर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेते हैं। आपके सर्विस जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी रेंज, उसके एलिमेंट्स वो बहुत ज्यादा है। लाइक मार्केट के अंदर बाकी सारी कंपनी सिर्फ 3 सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो आपकी कंपेटिटर्स हैं, और आप 10 सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी ब्रॉड रेंज होगी। वीकनेस आपकी क्या है? वीकनेस ये है कि जी चाइनीज गारमेंट जो है वो आपकी एक वीकनेस है, क्योंकि आपकी चाइनीज गारमेंट के साथ जो है वो इश्यूज चल रहे हैं। उसके बाद आपको कमाने के लिए जो है एडवर्टाइजिंग सेगमेंट जो है वो लेना पड़ रहे होते हैं, आपको एडवर्टाइजिंग सेगमेंट्स लेना होते हैं, जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स आपको मिलेंगे आप उतने ही ज्यादा जो है वो अर्न कर रहे होंगे। फिर उसके बाद जब से आपका टिकटॉक आया है, जब से आपके एडवर्टाइजिंग एरियाज जो है वो यूट्यूब के अंदर खुले हैं, तो चूंकि गूगल यूट्यूब के साथ नहीं लिंक्ड है, नहीं उस तरीके से इंटीग्रेटेड है, तो वो आपकी एक वीकनेस के अंदर आ गया। अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से बात की जाए तो ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मार्केट बढ़ती चली आ रही है, एडवर्टाइजिंग मार्केट्स के जो है कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। ये आपके पास एक जो है आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ आपके पास जो एक अपॉर्चुनिटी, इनऑर्गेनिक ग्रोथ बेसिकली आप मतलब आपका ये है कि जो आपके आर्टिफिशियल रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया है वो आपका जो है वो इंक्रीज करता चला आ रही है, आपकी अपॉर्चुनिटी। थ्रेट्स के लिहाज से बात करें तो इकोनॉमी सबसे बड़ा थ्रेट आपका इकोनॉमी का है, कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपकी जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। यू नेवर नो आज इकोनॉमी एक तरीके से चल रही है, कल सडनली इकोनॉमी जो है वो फ्लश आउट हो जाए। इनवैलिड क्लिक्स के अंदर ये होता है कि कभी कभी आप गलत ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देते हैं, या कभी कभी मिस्टेकनली आप ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देते हैं, या आप जो है वो कभी कभी कुछ ऐसे क्लिक्स कर देते हैं जो कि डिजायर्ड नहीं होते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट याहू डील जो है वो आपके पास एक बहुत बड़ा थ्रेट है व्हेन इट कम्स टू
गूगल। तो ये आपके पास बेसिकली आपके स्वॉट के लिहाज से डिस्क्रिमिनेशन है कि स्वॉट को आप किस तरीके से जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के लिहाज से बात करते हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है। ये आपके वही तमाम के तमाम वेरिएबल्स है जो वेरिएबल्स हमने पढ़े थे, जो वेरिएबल्स हमने देखे थे अभी। उसमें स्ट्रक्चर भी है, उसमें मार्केट भी है, उसमें टास्क डिजाइन भी है, रिवॉर्ड भी है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है। तो आपके पास ये सारे के सारे एरियाज जो है उसको डील कर रहे होते हैं। ये हमारे पास वो एरिया है जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का, इम्प्लीमेंटेशन का एरिया था, और ये स्पेसिफिकली वो एरिया है जो कि ह्यूमन रिसोर्स से पर्टेन कर रहा होता है। इसके बाद हम एचआर प्रैक्टिसेस की बात कर लें, तो आपके पास ये बेसिकली एचआर प्रैक्टिसेस है जो हमने ऊपर जॉब डिजाइन पढ़े, जो हमने उसके ऊपर रिक्रूटमेंट पढ़ी, जो हमने उसके ऊपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़े, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ी। ये आपके पास तमाम के तमाम एरियाज हैं, एरियाज और उनके रिजल्ट्स हैं कि आप जॉब डिजाइन और एनालिसिस में कहां से कहां मूव कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट में आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं, ट्रेनिंग के अंदर आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या जो है वो आपके रिजल्ट्स दे सकता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्या क्या है, पे स्ट्रक्चर्स के क्या क्या है, और लेबर्स के आपके क्या क्या है। यू हैव गॉट 3 मिनट्स, इसको पढ़ो, फिर उसके बाद हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बेसिकली एचआर के ये तमाम के तमाम फंक्शंस हैं जो कि एचआर परफॉर्म कर रहा होता है। अपेरेंटली इट लुक्स वेरी थोड़े से, बट ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक जो हियरार्की होती है, जो आपकी स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन होती है, ना सिर्फ वो बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के तमाम बेनिफिट्स को, तब के ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एग्जिस्टेंस को जो है वो कर्टेल कर रही होती है। 1 मिनट, इसको रिव्यू करो, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके जी, होपफुली तुम सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक एक चीज देखते हैं। जैसे जॉब एनालिसिस और जॉब डिजाइन के लिहाज से बात करते हैं, तो आपकी मूवमेंट्स किस तरीके से हो रही होती है। आपकी मूवमेंट होती है कि इनिशियली जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन में फ्यू टास्क होते हैं, कम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कम आपके जो है वो लोगों के पास काम की जो है एक्टिविटीज कम होती है। आप एक्सपेंशन के ऊपर जाते हैं तो आपके टास्क इंक्रीज करते चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सिंपल की बात करते हैं कि आपके टास्क फ्यू होते हैं, सिंपल होते हैं,
थोड़े से स्किल रिक्वायर्ड होते हैं और स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब एक जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दे। लाइक मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स का जो सबसे मोस्ट फंडामेंटल काम होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हर एक पोजीशन की जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना होता है। अब यहाँ पे एक बहुत मेजर और बहुत ज्यादा फंडामेंटल जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेरी आती है, वो ये आती है कि क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का खुद का अकेले का काम है जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना? इसका सिंपली आंसर नो है। नो इसलिए क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंडिविजुअली अकेले कुछ नहीं कर सकता। व्हाट इट डज इज दैट वो कंसर्न ग्रुप या कंसर्न जो भी आपका डिपार्टमेंट या यूनिट है उसके हेड से मिलता है और कंसर्न ग्रुप और हेड से मिलके उससे ये सवाल पूछता है कि जी आप हमें ये चीज बताएं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आने वाला बंदा या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आने वाला जो इंडिविजुअल होगा या कैंडिडेट होगा, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, इसका मसला नहीं है अभी फिलहाल, वो क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करेगा, वो कौन कौन से जॉब रोल्स परफॉर्म करेगा, किस किस तरह की एक्टिविटी करेगा। सिंपल जो अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो इंडेक्स है या अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल है वो यहाँ के ऊपर फॉलो हो रहा होता है कि एचआर डिफाइंस दिस थिंग विद द कंसर्न ग्रुप हेड या कंसर्न यूनिट हेड या कंसर्न डिपार्टमेंट हेड, कि वो हमें बताता है कि आइदर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक पोजीशन के ऊपर कम टास्क होंगे, ज्यादा टास्क होंगे। एचआर का यहाँ रोल क्या होता है? एचआर का यहाँ रोल ये होता है कि एचआर हैज टू डिफाइन दिस थिंग कि जी ऐसा ना हो कि किसी एक पोजीशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो, किसी एक पोजीशन के ऊपर बहुत कम काम हो, किसी एक पोजीशन के ऊपर बंदा सुबह से शाम तक लगा रहे, अनइवन या जिसे हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। अगर तो फ्यू टास्क है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपके उस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं वो सबके सब लोग कम टास्क परफॉर्म करें। सिंपल टास्क है तो सबके सबके टास्क सिंपल होने चाहिए। जिस तरह का स्किल रिक्वायर्ड है वो हेड बताएगा, लाइक आने वाली पोजीशन के लिए किस तरह का स्किल रिक्वायर्ड होगा या आने वाली जो पोजीशन क्रिएट हो रही है उस पर किस तरह का स्किल सेट का बंदा रिक्वायर्ड होगा। लाइक आपकी तरह फ्रेशर्स रिक्वायर्ड होंगे या 2-3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस का बंदा रिक्वायर्ड होगा या 10-15 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस का बंदा रिक्वायर्ड होगा। ये सारे के सारे स्किल सेट्स जो है वो एचआर इन कोलैबोरेशन विद कंसर्न ग्रुप या इन कोलैबोरेशन विद कंसर्न हेड उसके साथ जो है वो कोलेट करता है, वर्कआउट करता है और डिफाइन करता है। इसी तरीके से क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी वो एचआर डिफाइन करता है और एचआर उसका कस्टोडियन होता है। ये डिफाइन करने के बाद आपके पास रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का पार्ट स्टार्ट होता है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप एम्प्लॉय को हायर करते हो, इंटरनल हायर करो यानी कि किसी अंदर इंटरनल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हायर करो। आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इश्तेहार लगा दिया कि जी तमाम के तमाम लोगों में से जो लोग इस पोजीशन पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड है वो हमारे पास अप्लाई करें। ये भी होता है। ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कहा जाता है कि अच्छा जी ठीक है हम बाहर से बंदा लेकर आ रहे हैं, तो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल रिसोर्स हो उसकी हायरिंग की डेफिनेशन जो है वो एचआर डिफाइन करता है कि आपके पास आइदर जगह है बाहर से लोग लाने के लिए, जो स्किल सेट आपने में डिफाइन किया वो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी ले सकते हैं। जब हम अंदर से ले सकते हैं तो हम उसको इंटरनल सिलेक्शन कहते हैं, जब हम बाहर से लेते हैं उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। इसके बाद लिमिटेड सोशलाइजेशन एक्सटेंसिव सोशलाइजेशन होती है। इसका मतलब ये होता है कि सारे जनरल मास जनरल पब्लिक के अंदर हमें लोगों को जो है वो बताना और उनसे हायर करना है, या एक्सटेंसिव लिमिटेड हम उसको बढ़ करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें फ्रेशर्स चाहिए तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कराची के अंदर जो 8-9 यूनिवर्सिटीज, हम यूनिवर्सिटीज में जाके अगर हम उन यूनिवर्सिटीज में टेस्ट कंडक्ट कर लें तो हमें रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर हम एक्सटेंसिव की बात करते हैं तो लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, वाया मीडिया जा रहे होते हैं, वाया न्यूज़पेपर जा रहे होते हैं, वाया यूनिवर्सिटीज के थ्रू जाते हैं, मतलब हम बल्क में कर रहे होते हैं। तो ये एचआर को डिफाइन करना होता है। स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, जनरल स्किल्स चाहिए। आप लोग जिस तरीके से तमाम के तमाम जनरल स्किल के लोग हो, फ्रेशर्स हो, तो आपके जनरल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी या स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक स्किल, लाइक जिस तरीके से मेरा स्पेसिफिक स्किल एचआर और सप्लाई चेन है, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी जगह पे जाऊंगा तो मेरा रिक्रूटमेंट जो होगा वो सिलेक्ट या तो एचआर में होगा या सप्लाई चेन के अंदर होगा, ठीक है। इसी तरीके से स्पॉन्टेनियस अनप्लान्ड है या प्लान्ड है, लाइक साल के शुरू में आपने ये चीज बता दी कि जी आपको बंदे चाहिए होंगे और इस कैलिबर के, इस जॉब डिस्क्रिप्शन के, इस स्किल के बंदे चाहिए होंगे, या सडनली आपको कुछ हुआ, आपने सडनली कोई यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, लाइक जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सडनली जो है वो रोशन पाकिस्तान वाला एक प्रोडक्ट रिलीज किया तो उसके लिए सडनली आपको जो है वो लोगों की जरूरत पड़ गई। तो प्लान और स्ट्रगलिंग के अंदर ये होता है। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर आप अपने एग्जिस्टिंग लोगों के जॉब स्किल्स इंक्रीज करेंगे, करंट जॉब स्किल्स इंक्रीज करना चाहते हैं, फ्यूचर जॉब स्किल्स इंक्रीज करना चाहते हैं। इंडिविजुअल आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ग्रुप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, कुछ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, सारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। स्पॉन्टेनियस अनप्लान ट्रेनिंग है या प्लान ट्रेनिंग है। प्लान ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जो ट्रेनिंग कैलेंडर्स के अंदर आती है। अनप्लान ट्रेनिंग होती है जो कि सडनली यू रियलाइज कि हाँ जी आपको ट्रेनिंग देनी है तो वो शामिल होती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसमें 2 एरियाज होते हैं, बिहेवियरल क्राइटेरिया होता है, रिजल्ट क्राइटेरिया होता है। और एचआर को डिफाइन करना होता है कि उसको बिहेवियर को बढ़ाना है
या रिजल्ट को बढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट ओरिएंटेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव ओरिएंटेशन, लाइक आपको डेवलप करना है अपने एम्प्लॉयज को या जो है उनको एज इट इज आपको अप्रेज करना है। शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया डिफाइन करना है, लॉन्ग टर्म क्राइटेरिया डिफाइन करना है, लाइक आपको 2-2 महीने के बाद परफॉर्मेंस एवेल्युएट करनी है या 6-6 महीने के बाद, 1-1 साल के बाद परफॉर्मेंस एवेल्युएट करनी है, इंडिविजुअल एवेल्युएट करना है या ग्रुप एवेल्युएट करना है। इसी तरीके से पे स्ट्रक्चर के ऊपर एचआर काम करता है कि क्या आप पे स्ट्रक्चर बनाएंगे सैलरी बेनिफिट्स के लिहाज से या पे स्ट्रक्चर बनाएंगे इंसेंटिव्स के लिहाज से, या आप एम्प्लॉयज को सैलरी बेनिफिट्स देंगे या इंसेंटिव्स देंगे, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव देंगे, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव देंगे। इंटरनल इक्विटी के ऊपर काम करेंगे, एक्सटर्नल इक्विटी के ऊपर काम करेंगे। इंटरनल इक्विटी का मतलब ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो पे स्केल्स है वो लोगों के बराबर है। एक्सटर्नल इक्विटी ये कहती है कि जी आप मार्केट का पूरा सर्वे करते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर मार्केट में लोगों को कितनी सैलरी मिल रही है। तो मार्केट में जो लोगों को सैलरी मिल रही होती है वो एक्सटर्नल होती है, जो इंटरनल पे होती है वो अंदरूनी लोग पर। इंडिविजुअल इंसेंटिव होंगे या ग्रुप इंसेंटिव होंगे, लाइक जिस तरीके से हम सेल्स टारगेट्स के लिहाज से बात करते हैं तो सेल्समैन के कुछ इंडिविजुअल टारगेट होते हैं, कुछ कलेक्टिव टारगेट होते हैं, तो वो आपके पास यहाँ पर आता है। फिर लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशन की बात होती है, सीबीए के साथ है या इंडिविजुअल आप बार्गेन कर रहे हैं। टॉप टू डाउन डिसीजन मेकिंग है या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक बॉस ने जो कह दिया वही होगा या आप लोगों को जो है वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हो। फॉर्मल प्रोसेस होगा या इनफॉर्मल प्रोसेस, लाइक आप यूनियन को बुलाएं, इन्वॉल्व करें, बैठें, बातचीत करें, मसला रिजॉल्व करें, या आपने कहा नहीं जी काम हमने कर देंगे। एम्प्लॉय को जो है आप एज एक्सपेंस ट्रीट करें, एम्प्लॉय को एज एन एसेट ट्रीट करें। तो ये पूरा के पूरा चार्ट आपको बेसिकली एचआर के प्रैक्टिस ऑप्शंस के बारे में बताता है कि आपके पास एचआर के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 फंक्शन है। इन 6 फंक्शंस के अंदर ये आपके पास 2 साइडेड आपके एचआर के ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शंस आपको इन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना होता है कि जब आप स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जा रहे हैं तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फंक्शंस यही 6 रहते हैं, प्रैक्टिसेस यही 6 रहती हैं, लेकिन इन 6 में से क्या डिसाइड करना है ये डिफाइन कर रहा होता है आपका गोल, आपका विजन, आपका मिशन, आपका स्वप्न। ठीक हो गया? यहां तक किसी को कोई चीज समझ में नहीं है, यहां तक किसी को कोई चीज जो डिस्क्रिपेंसी है, यहाँ तक कोई चीज जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी है तो मुझे बता दो, मैं उसको डिस्कस कर ले, वरना अदरवाइज फिर हम आगे की तरफ चलें। जी एनीवन, किसी को कोई चीज जो समझ में नहीं आई तो पूछ लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी सना। ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जी सना, सॉरी, ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव का मतलब ये होता है सना कि आपको मैंने एक छोटा सा गोल दिया, आपने उस गोल को अचीव कर लिया, मैंने आपको उसी वक्त पैसे दे दिए, वो आपकी बेसिक सैलरी, मतलब वो आपके कंटिन्यूअसली मंथली सैलरी में नहीं आते रहेंगे। आपने एक टास्क परफॉर्म किया, मैंने आपको उसके पैसे दे दिए, आपकी सैलरी अलग चल रही है, वो अलग चल रही है, ये शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म क्या होता है कि वो आपकी सैलरी के अंदर लग गया, अब सैलरी के अंदर लग गया तो कंटिन्यूअसली चलते रहे। एक दूसरा शॉर्ट टर्म वो होते हैं जो कि एक दफा आपको दिया खत्म हो गए। लॉन्ग टर्म वो होते हैं जो कि आप जब रिटायरमेंट हो जाती है आपकी तब भी बेनिफिट्स वो आपके चलते रहते हैं, लाइक आपका मेडिकल बेनिफिट हो गया, पेंशन बेनिफिट्स हो गए, ये आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह 2 अलग अलग बेनिफिट्स की डेफिनेशन चल रही होती है। ठीक है जी, और किसी को कोई सवाल पूछना है, और किसी को कोई मामला, कोई सवाल, कोई इशू? जी ओके, आई प्रिज्यूम कि ये जो है वो सारी चीजें आप लोगों को जो है वो यहाँ तक समझ में आ गई। हम इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह अब आपकी क्लास होगी कल। कोशिश मेरी यही है कि कल मैं आपकी क्लास 9 साढ़े 9 बजे तक शुरू कर दूं ताकि हम मजीद फर्दर आगे इसको यहाँ से जो है वो आगे ले सकें और कंप्लीट करें। ये क्लास आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, एडिशनल क्लास होगी, जो कि हमने लास्ट सैटरडे को नहीं ले सके थे। तो कल 9 बजे इंशाल्लाह जो है वो आपकी क्लास मैं जो है 9 सवा 9 बजे तक मैं रखूंगा एंड विल स्टार्ट। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है ताकि जो भी हमारा क्लासेस का बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, रेस्ट अश्योर कोशिश करो कि आ जाओ ताकि हम जो है उसको डिस्कस करें, डिस्कस करके आगे की तरफ मूव कर सकें। ठीक है बेटा, चलो ओके बेटा, अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।